अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नया लेक्चर लेके आया हूँ। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस ये इमरजेंसी मेडिसिन में बहुत इम्पॉर्टेंट लेक्चर है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में 4 चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट होती हैं समझना। हाइपरग्लाइसीमिया जो पहले इवेंट्स होती है, उसके बाद कीटोजेनेसिस होता है, उसके बाद एसिडोसिस, उसके बाद पेशेंट कोमा में चले जाता है। सबसे पहले हाइपरग्लाइसीमिया होगा, उसके बाद कीटोन बॉडी फॉर्मेशन की वजह से एसिडोसिस होगा, और अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो CNS डिप्रेस होकर पेशेंट कोमा में जा सकता है। डायबिटिक कीटो एसिडोसिस टाइप 1 डायबिटीज़ में ज़्यादा होता है क्योंकि इसमें इंसुलिन की कंप्लीट डिफिशिएंसी होती है, जबकि डायबिटीज़ टाइप 2 में इंसुलिन की कंप्लीट डिफिशिएंसी नहीं होती है। इसीलिए टाइप 2 में डायबिटिक कीटो एसिडोसिस बहुत रेयर होता है। अगर इसके असबाब को देखा जाए तो इसमें इंसुलिन की सीवियर डिफिशिएंसी होती है, इसलिए डायबिटीज़ मेलाइटस फर्स्ट में इंसुलिन लेना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, भले ही पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में चले जाए। क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर डायबिटीज़ मेलाइटस फर्स्ट पेशेंट को वोमिटिंग होने लगे किसी कारण की वजह से, या वो खाना ना खाए, तो उस वक्त इंसुलिन नहीं लेते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है, क्योंकि इंसुलिन लेने से ज़्यादा पेशेंट हाइपोग्लाइसीमिया में जाएगा। लेकिन अगर इंसुलिन नहीं लेता है तो वो डायबिटिक कीटो एसिडोसिस में जा सकता है, जो कि ज़्यादा डेंजर होती है। इसीलिए डायबिटीज़ मेलाइटस फर्स्ट में कभी भी इंसुलिन बंद नहीं करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि इंसुलिन की कमी से डायबिटिक कीटो एसिडोसिस कैसे प्रेसिपिटेट होता है। सबसे पहले ये होता है जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो ग्लूकोज का सेल के अंदर यूटिलाइजेशन नहीं होता है, जिससे हाइपरग्लाइसीमिया हो जाता है। क्योंकि जब सेल के अंदर ग्लूकोज नहीं जाएगा तो ब्लड में ग्लूकोज बढ़ जाएगा। ये पहली प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको दूसरी प्रॉब्लम बताता हूँ। जब इंसुलिन डिफिशिएंसी होगी तो उसके अगेंस्ट में काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स बढ़ने लगते हैं, जिसमें एड्रिनल मेडुला से एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से कॉर्टिसोन का सिक्रीशन बढ़ जाता है। इसके साथ साथ पैनक्रियाज से ग्लूकेगॉन का सिक्रीशन बढ़ जाएगा। ये सारे हार्मोन्स इसलिए बढ़ते हैं ताकि बॉडी के विभिन्न टिश्यू और सेल को ग्लूकोज प्रोवाइड करें, क्योंकि से इन्हें लगता है बॉडी में ग्लूकोज नहीं है, क्योंकि इंसुलिन की कमी की वजह से यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है, सेल तक ग्लूकोज नहीं पहुंच रहा है। लेकिन जब ब्लड के अंदर ग्लूकोज होता है, लेकिन इनको लगता है कि ग्लूकोज की कमी है, इसकी वजह से ये सारे हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ जाता है। तो बेसिकली इसमें होता यह है कि ग्लूकोगॉन और इंसुलिन का जो रेशियो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन्स के बढ़ने की वजह से सबसे पहले लीवर में स्टोर्ड ग्लाइकोजन टूटने लगता है, जिससे ग्लूकोज और ज़्यादा बढ़ जाता है। फिर ग्लूकोनियोजेनेसिस स्टार्ट हो जाएगा, जिससे ग्लूकोज लेवल और बढ़ जाएगा।
अब जब इंसुलिन की बहुत सीवियर डिफिशियंसी होती है तो मसल्स प्रोटीन ब्रेक डाउन होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड में टूटते हैं, फिर अमीनो एसिड लीवर में ग्लूकोनियोजेनेसिस के जरिए ग्लूकोज में बदल जाता है। इसके साथ साथ मसल्स के अंदर ग्लाइकोजन भी स्टोर्ड होते हैं, जो पहले ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में और उसके बाद लैक्टेट में बदल जाते हैं और फिर मसल से निकलकर लीवर में जाकर ग्लूकोज में बदल जाता है। अब अगला स्टेप सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको लाइपोलिसिस कहते हैं। जब इंसुलिन की बहुत सीवियर डिफिशियंसी हो जाती है तो लाइपोलिसिस स्टार्ट होता है। फैट सेल के अंदर ट्राइग्लिसराइड स्टोर्ड रहता है, आप सभी को मालूम है, जो ग्लिसरॉल और 3 फैटी एसिड्स के मिलने से बनता है। इसके अंदर एक एंजाइम होता है जिसको लाइपोप्रोटीन लाइपेज कहते हैं। ये एंजाइम उस वक्त एक्टिवेट होता है जब इंसुलिन की सीवियर डिफिशियंसी होती है। दूसरी चीज़, काउंटर रेगुलेटरी हार्मोन जो एपिनेफ्रिन होता है, ग्लूकोगॉन होता है, उसका सिक्रीशन बढ़ने से ये हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाता है। जब हार्मोन्स एक्टिवेट हो जाएंगे तो ट्राइग्लिसराइड को ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में बहुत तेजी से तोड़ने लगते हैं। इसको ही लाइपोलिसिस कहते हैं। अब लाइपोलिसिस से जो फैटी एसिड बनता है वो लीवर में जाता है और लीवर फैटी एसिड से लोडेड हो जाती है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया फैटी एसिड को कीटोन बॉडी में बदल देती है। इसके बाद कीटोन बॉडी धीरे धीरे ब्लड के अंदर चले जाता है। इस प्रक्रिया को कीटोजेनेसिस कहते हैं। कीटोन बॉडी में 3 कंपोनेंट होते हैं, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटरिक एसिड और एसिटो एसिटिक एसिड, तीसरा एसीटोन। अब आपको समझना यह है कि कीटोन बॉडी की वजह से एसिडोसिस कैसे होती है। कीटोन बॉडी जो होता है वो प्रोटॉन से यानी हाइड्रोजन आयोडीन से लोडेड होते हैं, जिससे एसिडोसिस हो जाती है। हाइड्रोजन आयन बढ़ेगा तो पीएच घटेगा, पीएच घटने से एसिडोसिस हो जाती है। हाइड्रोजन आयन बाद में बाइकार्ब जो ब्लड के अंदर होता है उससे रिएक्ट करके H2CO3 बनाता है। H2CO3 बाद में CO2 और H2O में टूट जाता है। CO2 के बढ़ने से रेस्पिरेटरी सेंटर स्टिमुलेट होता है, जिससे कुस्माल ब्रीदिंग चालू हो जाती है ताकि CO2 के रूप में एसिडोसिस बाहर निकल जाए। इसको एसिडोटिक ब्रीदिंग भी कहते हैं। इस तरह एसिडोटिक ब्रीदिंग से स्वीट फ्रूटी स्मेल आती है जो एसीटोन की वजह से होती है। क्योंकि लगातार हाइड्रोजन आयन बाइकार्ब से रिएक्ट करता रहता है और H2CO3 बनाते रहता है, इसलिए बाइकार्ब ब्लड में धीरे धीरे कम हो जाता है। दूसरी चीज़ ये होती है कि हाइड्रोजन का कुछ हिस्सा हाइड्रोजन और पोटेशियम पंप के ज़रिए सेल के अंदर जाने लगता है और पोटेशियम बाहर निकलने लगता है, यानी ब्लड में चले जाता है, जिससे हाइपरकैलेमिया हो जाता है। इसीलिए इसके मैनेजमेंट में पोटेशियम लेवल चेक करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हम डायबिटिक कीटो एसिडोसिस के सिम्टम को देखें, जब ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो ग्लोमेरुलाई से ज़्यादा फिल्टर होता है। इसमें क्या होता है कि रीएब्जॉर्प्शन के बाद भी, यानी ग्लूकोज का रीएब्जॉर्प्शन के बाद भी कुछ हिस्सा बाहर निकल जाता है। इसको ग्लूकोज यूरिया कहते हैं, जो यूरिन में हम टेस्ट करते हैं। ग्लूकोज H2O को भी ऑस्मोटिकली ट्रैप करके अपने साथ लेकर जाता है।
जिससे बार बार यूरिन होती है, इसको पॉलीयूरिया कहते हैं। और साथ में कीटोन बॉडी भी निकलते रहता है, इसको कीटोन यूरिया कहते हैं। और पोटेशियम आयन फॉस्फेट आयन पोटेशियम आयन का रीअब्जॉर्प्शन जब स्लो फ्लो में होता है स्टार्ट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। उसके बाद हम इंसुलिन देते हैं। इंसुलिन बहुत ज़्यादा यानी हैवी डोज में नहीं देना चाहिए, क्योंकि हैवी डोज में इंसुलिन देंगे तो उसके बाद क्या होगा कि पोटेशियम लेवल कम हो जाएगा, क्योंकि ग्लूकोज के साथ पोटेशियम भी शिफ्ट होते जाएगा सेल के अंदर, तो हमको हाइपोकैलेमिया से भी बचाना रहता है। इसलिए इंसुलिन के यानी लो डोज से स्टार्ट करना चाहिए। तीसरी चीज़ें जो बाइकार्ब कम हुआ है उसको मैनेज करना चाहिए। इस तरह से ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के ही हम इसका मैनेजमेंट ठीक तरीके से कर पाएंगे। अगर हाइपरकैलेमिया है तो उसको मैनेज करना इम्पॉर्टेंट होता है। इस तरह से दोस्तों मैं आपको एक इजी वे में डायबिटिक कीटोएसिडोसिस समझा दिया हूँ। अस्सलाम वालेकुम।